हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशि सोमानी, बायोलॉजी फैकल्टी। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 5 से, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। क्या समझते हैं आप लोग सेल से, है ना? आप सोचिए कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि आप एटम के बारे में जानते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा व्हाट आर एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, है ना? अगर कोई चीज़ है, अगर हम उसको छोटे 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 और टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे तो हम एक जगह पहुंचेंगे जिसके बाद कि हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना? और उस चीज़ को आपका फर्स्ट चैप्टर में एटम लिखता है। लेकिन एटम क्या ऐसा होता है कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। एटम को भी फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट फिर भी हम एटम को किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि एटम किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा यूनिट है जो अपने आप में उस सब्सटेंस का या उस मटेरियल का या उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज कैरी करता हो, है ना? मतलब कि वो उससे ज़्यादा अगर हम एटम को तोड़ें तो उसके पास वो प्रॉपर्टीज नहीं बचेगा, है ना? जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना? अगर हम बात करें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और उसके बाद 8 प्रोटॉन्स एंड सम न्यूट्रॉन्स, ठीक? तो अगर हम इस ऑक्सीजन एटम को अगर हम और तोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बटेगा, पर क्या वो अब ऑक्सीजन एटम रह जाएगा? वो अब ऑक्सीजन एटम नहीं रहेगा। इसी तरीके से सेल क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग होने के लिए कुछ तो डिफाइन करना चाहिए, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि किसी चीज़ को हम लिविंग बोले। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं, है ना? तो आप बोलिएगा मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सांस लेते हैं, है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो खाते हैं, एक्सक्रीशन शो करते हैं, है कि नहीं? पर ये सब तो ठीक है, आपका कैरेक्टर्स हो गया, पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, है ना? दो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, वो रहेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं रहेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, है ना? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किसी भी का भी डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। डिफाइनिंग फीचर मतलब हम दावा ठोक कर कह सकें, है ना, कि अगर ये दो चीज़ प्रेजेंट है तो मेरा ऑर्गेनिज्म लिविंग है ना? अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो द थिंग इज नॉन लिविंग, ठीक? तो पहला जो चीज़ हम बोलते हैं कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए और वो है तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम सेल कहते हैं, ठीक? दूसरा, उस सेल में आपका केमिकल रिएक्शंस होना चाहिए, है ना? मान लीजिए ऐसा क्या है कि मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक? अगले मोमेंट पे मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, ठीक? तो क्या हुआ? ऐसा क्या डिफरेंस हुआ कि मैं तो सेल से ही बनी हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या कहा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बना होगा? वो सेल से ही बना होगा, ठीक? अब अभी मैं जिंदा हूँ तो भी मैं सेल से बनी हूँ, मैं मर गई तो भी मैं सेल से बनी हूँ। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि अभी आई एम लिविंग एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई एम नॉन लिविंग? तो आप सोचिए कि ऐसा ये हुआ कि मेरे जितना भी सेल्स था या मेरा जो भी बॉडी है ना, उसके अंदर ढेर सारा केमिकल रिएक्शंस चल रहा है और उसी केमिकल रिएक्शंस के वजह से हम जिंदा है ना? जिस वक्त मेरे सेल में या मेरे बॉडी में ये केमिकल रिएक्शंस होना बंद हो गया, उस समय हम डेड हो जाएंगे, ठीक है? तो ये जो केमिकल रिएक्शन किसी के भी बॉडी में होता है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है ना, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन in any organism is known as metabolism, ठीक है? तो कोई आपसे पूछे कि लिविंग का दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या होने से हम दावा ठोक कर बोल सकते हैं कि वो लिविंग है और वो नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नॉन लिविंग है? तो आप बोलेगा सर मैम सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या? सेल, वो कम से कम वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना होना चाहिए, है ना? सबसे छोटा यूनिट उसमें सेल होना चाहिए
और दूसरा उस सेल में मेरा मेटाबॉलिज्म या उस सेल में मेरा ढेर सारा केमिकल रिएक्शंस चल रहा होना चाहिए, उस बॉडी में मेरा केमिकल रिएक्शंस होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि मैम वो जो भी चीज़ है, जो भी थिंग है, दैट इज़ अ लिविंग थिंग, दैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं मेरे वर्ड सेल पे। अब जैसे मैंने आपको एटम के बारे में बताया, तो आपका सेल क्या है आप बताइए। सेल आपके बॉडी का वो सबसे छोटा यूनिट है ना, जो कि अपने आप में है ना पूरा यूनिट होता है। उससे आगे हम तोड़ सकते हैं सेल को, लेकिन फिर वो प्रॉपर्टीज नहीं बचेगी, है ना। तो सेल सिंस आपके बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है कि नहीं, तो उसको हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब क्या, स्ट्रक्चरल समझते हैं, बेस मतलब कि जो सबसे छोटा यूनिट हो गया उसका, जिसको मल्टीप्लाई करके कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मेरा सबसे छोटा जो चीज़ होगा जिससे हम बने होंगे, वो सबसे छोटा कंप्लीट चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सेल बोलेंगे, है ना। उसके अलावा यूज़ करता है, सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है, द सेल इज डिफाइंड एज, प्लीज राइट डाउन, द सेल इज डिफाइंड एज the basic structural and functional unit of a cell, of any organism. I'm very sorry, I'm repeating. Cell is the basic structural and functional unit of any living organism. है कि नहीं? I'm very sorry, the camera fell off. Okay, so what I was saying, the cell is the basic structural and functional unit of the cell. Structural तो आप समझ गए, structural क्यों, सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। Why is it the functional unit? सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट क्यों है सर? तो सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि बेसिकली कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो या कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, उसका जितना भी बेसिक प्रोसेसेस होता है वो एक सेल अपने आप में करने के लिए काफ़ी है ना। अपने आप में वो सारा का सारा फंक्शन कर सकता है ना, उसको किसी और का ज़रूरत नहीं है। अगर एक सेल पूरा हो, है कि नहीं, मैंने आपको बताया एटम को बांट तो सकते हैं और आगे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में, लेकिन फिर उसका वो फंक्शन, उसका वो क्वालिटी नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अगर सेल है, जब तक वो सेल है उसके पास अपना सारा सिस्टम है, सारा पार्ट्स है, जिसकी मदद से वो आपके बॉडी का हर तरह का मेटाबॉलिज्म कर सकता है कि नहीं। इसीलिए हम सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, वाई इज इट द फंक्शनल यूनिट, क्योंकि वो सबसे छोटा यूनिट होता है जो हमारा पूरा बॉडी बनाता है। वाई इज इट द फंक्शनल यूनिट, क्योंकि वो सेल जो है वो अपने आप में हमारे बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है या जितना भी फंक्शंस है वो अपने आप में करने के लिए केपेबल है। दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। आज के बाद आप ये बात नहीं भूलेंगे, है ना। अगर अभी भी डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, है ना। आप आराम से पढ़िए, आप आराम से डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं ना, एनी टाइम। चलिए अब थोड़ा, अभी तो हम सेल के बारे में आपको इतनी चीज़ें बता दी है कि नहीं। सेल को कोई देखा तो होगा, है ना, कुछ तो उसका पिक्चर होगा, तब तो किसी को पता चला होगा कि सेल है या नहीं है या क्या है कि नहीं। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका नाम पूछ सकता है, आपका ईयर ऑफ डिस्कवरी या जो भी है वो पूछ सकता है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, है ना। उन्होंने क्या किया, वो डेड कॉर्क सेल्स को देख रहे थे। कॉर्क समझते हैं, पेड़ का खाल जो होता है ना, उसको हम द कॉर्क ऑफ द ट्री कहते हैं ना। एंड दैट कॉर्क ऑफ द ट्री इज डेड, है ना। वो जो ट्री का पार्ट होता है, जो कॉर्क होता है, खाल जो होता है पेड़ का, उसमें डेड सेल्स होते हैं। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क में डेड सेल्स को देखा, है ना। कितना में देखा, तो 1665 में देखा ना। यू हैव टू रिमेंबर दीज डेट्स फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक, अब उन्होंने कैसे देखा, हमको नेकेड आई से देखे। नेकेड आई मतलब कि बिना कुछ मदद के, है ना, डायरेक्ट अपने आँख से अगर हम देखें तो मेरे को तो कॉर्क में ऐसा कुछ सेल नहीं दिखता है।
उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने देखा विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, है ना। नाउ व्हाट इज माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप नाम तो सब सुने होंगे, बट व्हाट इज इट, है ना। माइक्रो समझते हैं, माइक्रो मीन्स 10 का पावर -6 विच इज इक्वल्स टू 0.0000001। दिस इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो, है ना। तो जो भी सेल्स होता है आपका या इस साइज का जो भी चीज होता है, वी कैन नॉट सी इट विथ आवर बेयर आईज, हम लोग उसको अपने आँख से ऐसे ही नहीं देख सकते, नेकेड आई से हमको नहीं दिखता है ना। तो इसके लिए हमको कोई मैग्नीफाइंग लेंसेज, मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमको ये माइक्रोन के इतना मीटर का पार्टिकल्स, इतना छोटा पार्टिकल्स देखने में हेल्प करते हैं, उनको ही हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, है ना। तो जब रॉबर्ट हुक ने ये देखा तो उस समय माइक्रोस्कोप इतना डेवलप नहीं हुआ था। प्रिमिटिव मतलब क्या, प्रिमिटिव मतलब पुराना, तो एक पुराना तरह का माइक्रोस्कोप से उसको देखे, है ना। तो ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप क्या था, ये कुछ नहीं था, दिस वाज अ सिंपल डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, है ना। क्लास 8 में आपने कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के बारे में पढ़ा है कि नहीं। तो ये जो आपका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है वो कुछ नहीं था, वो सिंपली एक लेंस था, है ना, कन्वेक्स लेंस था। उसके पास में ऑब्जेक्ट रखे तो मेरे को मैग्नीफाइड होकर के दिखा, है कि नहीं। तो उन्होंने कैसे देखा डेड सेल्स को, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप क्या है, कुछ नहीं है, एक सिंपल डबल कन्वेक्स लेंस है ना। उसकी मदद से उन्होंने डेड कॉर्क सेल्स को देखा, है ना। उस जो पहली बार सेल्स देखा गया था दे वर डेड, ठीक। उसके बाद आता है एंटनी ल्यूवेनहॉक, है ना। इन 1674 उन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की, है ना, मतलब जिंदा सेल को देखा। तो वो जिंदा सेल कहाँ देखा, एक पॉन्ड में किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, है ना। आपको पता है कि पॉन्ड में ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते, देखिए फिर से वर्ड आया ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जो माइक्रोन के साइज के ऑर्गेनिज्म होंगे, एकदम छोटे छोटे, जो कि मेरे को आँख से नहीं दिखेंगे, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बायोलॉजी में बहुत बच्चे ना वर्ड्स में बड़ा बड़ा मैम इतना सारा वर्ड्स है, याद नहीं होता है, तो याद रखिएगा उसको। वर्ड का अगर आप मतलब समझ के उस बड़े वर्ड को तोड़ के उसका पार्ट्स लेके उसके मतलब को समझ लीजिएगा, तो बायोलॉजी में वर्ड्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताते जाऊँगी, इसलिए अगर मैं किसी भी वर्ड का मतलब बताती हूँ, आप उसको अपने कॉपी के पीछे 1 या 2 पेज बना लीजिए, वहाँ पे वर्ड्स का मतलब लिखते जाइए, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जो आँख से हम ना देख सके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बार, है ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं आऊँगी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो एक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग, डेड नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा पॉन्ड में एंटनी ल्यूवेनहॉक में 1674 में, ठीक। उसके बाद सेल का ना ढेर सारा पार्ट्स होता है कि नहीं, सेल हैज डिफरेंट पार्ट्स, है ना। अगर बेसिकली हम कोई भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप में सेल को देखे, है ना, तो सेल देखेंगे तो हमको बेसिकली 3 चीज दिखेगा, है ना, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, या जिसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब अगर हम देखेंगे तो हमको सेल में कुछ नहीं, सिर्फ एक न्यूक्लियस दिखता है, ऐसे, ठीक है। कंपाउंड या सिंगल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब सेल को देखेंगे तो उसमें मेरे को एक ब्लैक सा बीच में दिखता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं ना, उसका बॉडी दिखता है, जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। इस सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, है ना। और एक कवरिंग होता है जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी कुछ नहीं होता है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की तरह उसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस होता है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस 2 लेंसेज, है ना, एक आई पीस एंड एक और लेंस जो उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है ना, एंड एन ऑब्जेक्टिव। तो ये जब सेल को हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है।
तो जब ये ऐसा दिखता है तो मेरे को सिर्फ उसमें डार्क पार्ट दिखता है ना, ये जो साइटोप्लाज्म वाला लाइट पार्ट है ये मेरे को नहीं दिखता है ना। तो डार्क पार्ट मेरे को क्या दिखता है, ये न्यूक्लियस दिखता है कि नहीं। तो जो न्यूक्लियस था दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक। उसके बाद आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे क्या होता है, जब हम आपको साइटोप्लाज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स थोड़ा पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप बस जान जाइए प्रोटोप्लाज्म जो टर्म था दैट वाज गिवन बाय परकिंजी इन 1839, है ना। उसके बाद दिस इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अभी हम डिस्कस करेंगे। टिल देन राइट ऑल दीज और ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो है सेल थ्योरी। प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट्स। अगर आप स्कूल के लिए जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पे वो पढ़िएगा, उसके साथ अपना NCERT पढ़िएगा। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर स्कूल एग्जाम एज वेल एज फॉर 11th-12th। हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाते हैं ताकि आप आगे जाके जब 11th-12th में आप जाएँ तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप मन है तो आप एक दो अच्छी बुक जैसे कि एसचैट से पढ़ सकते हैं, पर जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका नोट्स बना करके अगर आप बुक पढ़ेंगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको बुक पढ़ने का मन करता ही है तो यू कैन गो फॉर अ गुड बुक। जिनको नीट या जेईई मेंस या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है ना, उनके लिए एग्जाम्स होते हैं नीट एंड जेईई मेन, ठीक। तो अगर आपको ये क्वालिफाई करना है आगे जाके तो आप अभी से NCERT पढ़ने का आदत डालिए ना। चाहे अगर आप ICSE बोर्ड में भी हैं, है ना, और CBSE बोर्ड में जिनमें कि अगर NCERT बुक नहीं चलती है, स्टिल इफ़ यू वांट टू गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन, आप प्लीज़ अपना NCERT पढ़ने का आदत डालिए ना। बिकॉज ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NCERT इज़ द सिलेबस। और NCERT को डिसिफर करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, भले उसमें बहुत लोग बोलते हैं कुछ नहीं लिखा रहता है या बेकार बुक है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, कहाँ कहाँ से रहती है, मतलब दैट इज़ अ वेरी, मतलब एक सेंटेंस में वो क्या लिख जाएगा आपको नहीं पता है। इसलिए आप NCERT पढ़ने का आदत डालिए अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जाके, है ना, मेडिकल या इंजीनियरिंग अगर आपको करना है, चाहे आप ICSE बोर्ड में हो या CBSE बोर्ड में। सो प्लीज़ गेट एन NCERT बुक, है ना। हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की, है ना। तो सेल थ्योरी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो दो साइंटिस्ट थे, है ना, श्लेडेन एंड श्वान। ये दोनों ने अलग अलग एक चीज़ की डिस्कवरी की। क्या डिस्कवरी किया? डिस्कवरी ये किया कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सब के सब का बेसिक एक फंडामेंटल यूनिट होता है। सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब बेसिकली एक चीज़ से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं सेल, है ना। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, आर मेड अप ऑफ, आई एम राइटिंग इट डाउन, all the living organisms, all the living organisms are made up of, है ना, cells, and, है ना, सेल से तो बने ही होते हैं या फिर सेल के पार्ट से भी बने होते हैं ना, cells and their parts, ठीक है। तो दिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लेडेन एंड श्वान। उन्होंने अलग अलग डिस्कवर किया,
ठीक है, मैंने आपको टाइम बताया था 1838 एंड 1839, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि ठीक है सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, पर ये सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में आता कहाँ से? फ्रॉम वेयर डज दिस सेल अराइव, है ना। तो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट है रडोल्फ वर्चाउ, है ना, जो कि 1855 में इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए मतलब चेंज किए, कुछ बदले या कुछ ऐड किए। तो उन्होंने ऐड क्या किया, उन्होंने एक कोड दिया, कोड क्या दिया, ओमनियस, एंड आई शैल राइट इट डाउन इन सिंपल राइटिंग, आपको समझना है ना। ओमनियस सेलुलर ई सेलुलर, कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने कहा, है ना, दिस इज अ आई डोंट नो व्हिच, आई थिंक दिस इज अ लैटिन फ्रेज, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, ओमनियस सेलुलर सेलुलर का मतलब है जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे उनके पहले वाले सेल से आते हैं ना। दिस एक्सप्लेन्स फ्रॉम वेयर द सेल का मतलब कि कोई भी सेल कहाँ से आता है, कोई एक सेल होगा पहले का, वो डिवाइड किया, वो नया सेल बना, है ना। तो ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। ये सेल आते कहाँ से है, जितने भी पहले के सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और नया सेल बनाते हैं ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनियस सेलुलर सेलुलर, दैट अगर आपको ये याद नहीं रहे तो आप डायरेक्टली यू कैन कोट दिस स्टेटमेंट, है ना, ऑल सेल्स कम फ्रॉम pre-existing cells, all cells come from pre-existing cells, ठीक। तो दिस इज द सेल थ्योरी। क्या बोलता है आपका सेल थ्योरी, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल या उसके पार्ट से बने हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो सेल्स है वो आए कहाँ से, सो वो कहाँ से आए, वो पहले के सेल्स जो थे वो डिवाइड किए और वो न्यू सेल बने, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। मैंने तभी ही आपको बताया कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, है ना। तो हम देखते हैं दो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स को बहुत तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, है ना। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनि मतलब समझते हैं आप लोग, यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, है ना। एंड सेलुलर मतलब सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल बराबर ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, मतलब कि एक सेल ही है और सिर्फ वही एक सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। या फिर हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म अगर सिर्फ एक ही सेल से बना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, तो इसमें आप लिख लीजिए द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप दीजिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, अमीबा, है ना। व्हाट इज अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक।
उसके बाद पैरामीशियम, बहुत सारे होते हैं आपके एनसीईआरटी में जो मोर और लेस कोटेड है, आई एम कोटिंग दैट, है ना। अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज एन एल्गा, क्लेमाइडोमोनास, है ना। अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अगर स्पेलिंग नहीं मिलेगा आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। मल्टी मतलब आपने बताइए, मल्टी मतलब मैनी, है कि नहीं, मल्टी मतलब मैनी। अच्छा, यूनिसेलुलर में एक और एग्जांपल आप ऐड कर लीजिए, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, है ना, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेलुलर। आते हैं मल्टी सेलुलर में, मल्टी मतलब मैनी, तो मल्टी सेलुलर मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप एग्जांपल दीजिए, जितने भी प्लांट्स हो गए हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो एक बड़े सेल से तो बने नहीं होते, वो ढेर सारे छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, कि नहीं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना। और बताइए हम, है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स एनिमल में ही आ गए, है ना, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ठीक, फंजाई हो गए, है ना। इसमें एक्चुअली सारे के सारे मोर और लेस आ गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट डे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सेल के कुछ फीचर्स के बारे में, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सब नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस